नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे में हिस्से में प्रारब्ध के इस मंच के नियमित हमारे गेस्ट गौरव प्रधान जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव प्रधान जी का। गौरव जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। हर हर महादेव जी, आज सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है और सावन चल रहा है। ईश्वर ने इस बार सावन भी दोगुना कर दिया है, जिसको कहते हैं ना खुशी दोगुना। और ज्ञानवापी में बहुत कुछ चल भी रहा है, लेकिन गौरव जी आज एक बड़ा खुशनुमा दिन कांग्रेस के लिए। मैं ट्विटर पर घूम रहा था तो मैंने देखा कि कांग्रेस के युवराज राष्ट्र बालक श्री राहुल गांधी जी एक बार फिर से सांसद हो गए हैं और उन्होंने अपने ट्विटर पे अपनी प्रोफाइल भी अपडेट कर दिया है। जहां पहले उन्होंने ये लिख दिया था कि अयोग्य ठहराए गए सांसद, अब वहां पर बाकायदा उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपडेट कर दिया है। संसद में उनकी वापसी कब होती है? आज दोपहर के करीब लोकसभा सचिवालय ने यह आदेश जारी किया। लेकिन आप ये देखिए कि संसद में उनकी वापसी तो जैसी है वैसी है, लेकिन साथ में बंगले में भी वापसी की खबरें शुरू हो गई हैं, उसकी भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मैं जो खुशी देख रहा हूं अंदर खाने, जो कि बंद कमरों की खुशी है, जो अभी जाहिर नहीं की जा रही है, वो है एनडीए के खेमे में, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। मुझे किसी एक उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेता ने कहा कि अरे साहब, लड्डू खाने हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे स्टार प्रचारक की वापसी हो गई है और अब हम 2019 की अपनी वर्तमान सीटों से 25 से 30 सीटें बढ़ाने का पूरा विश्वास रखते हैं। तो ये खुशी भारतीय जनता पार्टी वालों की भारी पड़ने वाली है कांग्रेस की खुशी से, या कांग्रेस की खुशी और ज्यादा बढ़ने वाली है? सर, ये बहुत पेचीदा सब्जेक्ट है और आप अगर पढ़ते हो तो मैंने इस पे बड़े विस्तार से कई सालों से लिखता हुआ आ रहा हूँ। आपके जो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ व्यक्ति थे जिन्होंने चुनाव की बात करी, वो तो उन्होंने आज करी। हम तो 2019 से के चुनाव होने से पहले से बता रहे हैं कि 2024 में क्या होगा। राहुल गांधी के वापस आने की खुशी कांग्रेस के चेले चपाटों को तो है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं को नहीं है। और भाजपा को है क्योंकि भाजपा अब 2024 का चुनाव जीता नहीं है, बल्कि स्टैंप लगा के बाहर आ गई है। 2000 चुनाव का डिसीजन हो गया है। इसको राजनीतिक रूप से समझने की जरूरत है और इसमें बहुत शांत दिमाग चाहिए, 22 दिमाग नहीं चाहिए। अगर आपको याद हो, श्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। शास्त्री जी चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे, नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर थे। 11 महीने की उनकी सरकार थी, जिनको इंदिरा गांधी जी ने गिरा दिया। मैं शास्त्री जी की डेथ में नहीं जाऊंगा, वरना वो दूसरी कहानी हो जाएगी। जैसे भी गिराया उनको एलिमिनेट करके, और इंदिरा गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को भुना के और शास्त्री जी को भुना के प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी को भुना के राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनाया गया। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी को भुना के राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। मैं ये कह रहा हूं इंदिरा गांधी की मौत को भुना के राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। दोनों में फर्क है। बिल्कुल। फिर उसी व्यक्ति ने राजीव गांधी की मौत को भुना के कांग्रेस की सत्ता फिर से हत्याई। फिर नरसिम्हा राव जी आए। सोनिया जी प्रधानमंत्री बन नहीं सकती थी तो मनमोहन सिंह को पपेट बना दिया, सुप्रीम प्रधानमंत्री बन गई। यानी अगर आप कांग्रेस का पूरा इतिहास देखें तो मौत ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। राजीव गांधी की चुनाव यात्रा जब शुरू हुई, चुनाव हो रहे थे, फर्स्ट फेज के चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया था। 2 फेज के चुनाव थे, उसके बीच में राजीव गांधी की हत्या होती है। दूसरा फेज वन साइडेड वाइप्ड आउट हो जाता है और पूरा कांग्रेस को चला जाता है, जिससे नरसिम्हा राव जी की सरकार बन गई।
आज के वक्त में, अब उसमें और आज के वक्त में फर्क क्या है? उसके और आज के वक्त में फर्क ये है कि उस समय आप प्रेस को पूरा खरीद सकते थे, सारी इंफॉर्मेशन न्यूज़ आपके कंट्रोल में थी। सोशल हम्म। मीडिया के ज़माने में ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, 5 मिनट में सारी कॉन्स्पिरेसी खुल के बाहर निकल आएगी। हम्म। तो जो मूल चरित्र रहा है कांग्रेस का, उस मूल चरित्र से तो कांग्रेस बाहर आ नहीं सकती। तो उन्होंने राहुल गांधी का सैक्रिफाइस करा हम्म। इस केस के माध्यम से, और ये केस पूरी तरह से राहुल गांधी की सैक्रिफाइस को भुनाने के लिए तैयार किया गया था। अब मैं ये नहीं कह रहा यहाँ जजेस खरीद लिए गए या जजेस अपने निर्णय दे रहे थे या जजेस किसी के कहने पे निर्णय दे रहे थे। एक बार को यह मान लें कि जजेस निष्पक्ष थे और कानून के प्रावधानों के अंडर ही टेक्निकल प्रूफ पे जजमेंट दे रहे थे। अविनाश भाई, आपने और मैंने अपनी जिंदगी में गलती से बहुत बार किसी का दिल दुखाया होगा, लेकिन जब हमें एहसास हुआ कि दिल दुखा तो हम उससे माफी मांग लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर मान लीजिए हमें भड़काया जाए कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे, तो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आप जानते हैं, समझ सकते हैं। राहुल गांधी को यही एक ग्रुप ने भड़काया था कि जो मोदी जात के विरुद्ध, मोदी समुदाय के लोग जो है, उनके खिलाफ कोर्ट में कोई माफी नहीं मांगी जाएगी। अगर मान लीजिए राहुल गांधी पहले दिन कोर्ट में कह देते, मेरा मेरा जो सोच थी वो नरेंद्र मोदी के लिए, समाज के लिए नहीं थी, मेरी सोच केवल मोदी व्यक्ति के लिए थी, जो हम्म। भारत के प्रधानमंत्री हैं, राजनीतिक रूप से मैंने बोला था, इसमें मैंने किसी को समाज को दुखाने के लिए नहीं बोला, तो मेरे ख्याल से ये आज की नौबत जो भी हुई है ये नहीं आती। लेकिन एक कोशिश करी गई थी राहुल गांधी को बलि का बकरा बना के भुनाने के लिए, और बड़े साफ तौर पे, क्योंकि मैं लिखता बहुत साफ हूँ, मैं बोलता भी बहुत साफ हूँ, ये काम करा गया था प्रियंका गांधी का। ओ। जब तक राहुल गांधी हैं तब तक प्रियंका गांधी नेशनल पटल पे नहीं आ सकती। और हम्म। प्रियंका गांधी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो खुद नहीं आ सकती, उनको केवल लाया जा सकता है मजबूरी में, क्योंकि वो खुद इसलिए नहीं आ सकती कि रॉबर्ट वडेरा का बैगेज उनके साथ चलता है। तो तब की राजनीति और आज की राजनीति में फर्क ये है कि आज हम किसी को मार नहीं सकते, इसलिए हमें सेक्रीफाइस क्रिएट करना है। रहा सवाल उनका घर जाना, ये जो भी है जहां पर वो रहते थे, पहली चीज तो ये कि उनके घर उनके बाप का नहीं था, वो घर भारत की जनता का था, भारत की जनता के पैसे का था, जिसका कस्टोडियन भारत सरकार है। जब कन्विक्शन का जजमेंट आया, तो कन्विक्शन के जजमेंट के बाद नियम ये कहता है कि उसकी सदस्यता रद्द होगी और उसको सरकारी बंगले से जाना पड़ेगा, जिसमें मोदी सरकार का कुछ करना धरना नहीं था, एक नियम का पालन हुआ था। मोदी सरकार की जगह कल को अगर कांग्रेस सरकार होती है, जो भगवान ना करे हो, तो वो भी यही नियम को फॉलो करेगी, इसमें किसी का दखल नहीं हो सकता। ठीक बात। बिल्कुल सर। एक सेकंड, पूरी बात कर दूं मैं। जब राहुल गांधी कन्विक्ट हुए थे और उनको सजा हुई थी, तभी उसी दिन मैंने लिखा था, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ लीजिए, मैंने उसी दिन लिखा था, ये केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा और राहुल गांधी को राहत मिलेगी, वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी का सेक्रीफाइस भारत की जनता के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए उचित नहीं था। क्योंकि इस देश की जनता जो टमाटर और प्याज पे वोट देती है, वो इमोशनल फूल है, वो दिमाग इस्तेमाल नहीं करती है। क्षमा करें पर कड़वी बात है, पर सच्चाई यही है। क्योंकि राजीव गांधी को भी इस देश ने इसलिए चुना था कि राजीव गांधी एक बहुत हैंडसम व्यक्ति हैं, रादर देन कि राजीव गांधी राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। इंदिरा गांधी को भी इसलिए चुना था कि वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं, इसलिए नहीं चुना था कि इंदिरा गांधी में कुछ काबिलियत है। तो ये देश, बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन मैं कड़वी बात बोलता हूँ, क्योंकि सच हम्म। बोलता हूँ। ये देश में मूर्खता बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल मूर्खता बहुत ज़्यादा है।
इसलिए राहुल गांधी का सैक्रिफाइस भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं था, हमारे हित में नहीं था। हमें पता था सुप्रीम कोर्ट इनको, क्योंकि ये इतना बड़ा कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है जिसपे किसी को अंदर करा जाए, सदस्यता रद्द करी जाए, तो इनका वापस आना निश्चित था। इसीलिए मैंने पहले दिन लिखा था ये वापस आएंगे। वापस आने से क्या हुआ, सवाल ये है। वापस आने से ये हुआ कि जो 26 प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार, स्टालिन इत्यादि इत्यादि इत्यादि, वो सब खत्म हो गए। और अब एक छत्र राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैंडिडेट के प्रेफर्ड नॉमिनी हैं और इन सबको राहुल गांधी के अंडर लड़ना पड़ेगा। अब इन लोगों की ईगो अलाउ नहीं करती कि ये राहुल गांधी के अंदर लड़े। तो अभी तो छोटी दिवाली मनी है, अभी तो बड़ी दिवाली की आतिशबाजी का इंतजार कीजिए। बिल्कुल सही बात है। मैं दरअसल उसी पर आता, लेकिन उससे पहले आपने जिस बात की तरफ इशारा किया कि प्रियंका गांधी का खेमा निश्चित रूप से बड़ा एंजॉय करने लगा था। मैं उनके जो सबसे जाने माने और चिर परिचित उनके जो सार्वजनिक प्रवक्ता हैं, आचार्य प्रमोद, मैं उनकी खुशी लगातार देखी जा सकती थी। जब से राहुल गांधी अयोग्य घोषित हुए थे तब से वो बिल्कुल ढोल मजीरा लेके, तो वहां तो ये बात समझ में आती है बिल्कुल आपकी। और क्या प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस में एक और खेमा, जिसको कि पहले टीम 21 कहा गया था, उसमें वो फिर डिसमेंटल हुआ, बहुत सारे लोग हटे, गुलाम नबी आजाद इतिहास हो गए, तो प्रियंका गांधी तो एक है ही है। क्या अकेली प्रियंका गांधी ही राहुल गांधी के खिलाफ थी, या कोई और ग्रुप अभी भी है कांग्रेस में जो ये चाहता था? क्योंकि कांग्रेस के पास इतने सारे वकील थे, बड़े बड़े वकील थे, सब था, लेकिन इसने देश को भी आश्चर्य में डाला कि आखिर माफी नहीं मांगी या कुछ भी नहीं किया, लेकिन इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया कोर्ट ने? इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो आप 21 लोग, ग्रुप 21 की बात कर रहे हो, उसमें वरिष्ठ लोग हैं। वो भी गांधी परिवार के क्लचेस से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि गांधी परिवार को से मुक्त होने, राहुल गांधी को जेल भेजना या सोनिया गांधी को जेल भेजने से कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी, कांग्रेस खत्म नहीं होगी, उसके एक नई जान फूंक जाएगी। इसलिए वो भी खुश नहीं थे कि राहुल गांधी को जेल हुई है, और वो चाहते थे राहुल गांधी फ्री हो, ताकि कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील राहुल गांधी के हिस्से की है, वो ही गाड़ेंगे 2024 में। तो वहां पर कांग्रेस का खेमा। अब रहा सवाल प्रियंका गांधी का, जैसे कि मैंने आपको समझाया, प्रियंका गांधी खुद सामने नहीं आ सकती हैं, केवल उनको लाया जा सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी के साथ, अगर मान लीजिए आज सोशल मीडिया नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो दो मौतें गारंटेड थी, एक राहुल गांधी की, एक रॉबर्ट वड्रा की। ये दो लाइबिलिटीज हैं गांधी परिवार की, जिनसे ये छुटकारा नहीं ले पा रहे, और इस छुटकारा हम नहीं चाहते कि इनसे छुटकारा मिले इन्हें, क्योंकि राहुल गांधी अब जब बरी होके वापस आए हैं, बरी तो नहीं हुए हैं, लेकिन जो उन्हें लीज ऑफ लाइफ मिला है और जो संसद में वापस आए हैं, कोई व्यक्ति जब हवा तेज चले और एकदम ढील देना तो पतंग बहुत तेजी से ऊपर जाती है, लेकिन वही टाइम होता है जब पतंग कटती है। तो राहुल गांधी अब बिना लगाम के बोलेंगे, क्योंकि उनको शायद ये लग रहा है कि उन्होंने पता नहीं कौन सा महाभारत युद्ध जीत लिया है। तो अ, जैसे महाभारत में अभिमन्यु को मारने के बाद दुर्योधन और कर्ण और शत्रुघ्न और कर्ण और जितने और लोग थे योद्धा, उनको ये लगता था महाभारत जीत ली है, अर्जुन टूट जाएगा। बस यही उनकी गलती थी कि वो ये नहीं समझ पाए कि हमसे तो नियम तोड़वाए गए हैं, महाभारत तो भगवान कृष्ण लड़ रहे हैं, दिमाग से हम्म। भगवान कृष्ण लड़ रहे हैं, और अर्जुन तो फिजिकल रूप से हथियार चला रहे हैं।
तो यही हाल राहुल गांधी का। अब ये बिना लगाम के घोड़े की तरह भागेंगे और 2024 में एक ट्रेन के नीचे आके इनकी जय जय राम जी की हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात। और मोदी सरनेम का ये जो जहां से राहत दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में भी जज ने ये कहा कि ये आपकी टिप्पणी ठीक नहीं थी, तो फौरी राहत उनको मिली है, निश्चित रूप से मिली है। और अब यहाँ पर एक बात आती है, अगर आपने आप हालांकि उसको शुरुआत में जी अगर आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को पढ़ें ध्यान से, और मैं ये नहीं कह रहा जैसे सोशल मीडिया वाले लोग पढ़ते हैं हेडलाइन को, अगर अब वो आप ध्यान से पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये विंडिक्ट किया है कि आपने जो बोला वो गलत बोला, और बिल्कुल आपने जो बोला उस पे अगर माफ़ी माँग लेते तो यहाँ तक बात नहीं आती। ये बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती बिना इश्यू के। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ बोला और वही बोला है जो मैं आपको पहले दिन से बोलता हुआ आ रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही आश्चर्य व्यक्त किया है कि जब उन्होंने कहा कि आपको पहले दिन ही माफी मांग लेनी चाहिए थी, तो सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ सोच रहा था कि अरे भैया तुमने माफी क्यों नहीं मांग ली। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट कई बार जो है राष्ट्रवादी जो खेमा है, पिछली चर्चा में जो हमने बात किया था तो आपने बड़े स्पष्ट तरीके से उस बात को समझाया था और बड़े विस्तार से समझाया था। लेकिन राष्ट्रवादी खेमा अक्सर जो है मिलार्ड्स को पीछे पड़ा रहता है। लेकिन मैं जब देखता हूं तो यहाँ पर ये निर्णय देके तो मुझे लगता है कि पूरे एनडीए का, पूरे राष्ट्रवादी आधारित जो राजनीति है उसका भला कर दिया है मिलार्ड ने। मिलार्ड ने तो एक झटके में जो I.N.D.I.A करा है उसको एक झटके में खत्म कर दिया। और यही कारण है कि जितने अच्छा दूसरा अभी इस वक्त चल रही है बहस राज्यसभा में। आज जो चीफ मिनिस्टर था अभी तक वो शाम को चपरासी हो जाना है। तो वो चपरासी हो, दीदी हो, पवार हो, नीतीश हो, स्टालिन हो, सबके सपने तो चकनाचूर कर दिए ना सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल तो अब विपक्ष बचा कहाँ है? बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था। 2024 की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेस विपक्ष नहीं है। हम्म 2024 की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी प्लस नरेंद्र मोदी वर्सेस मेढक छाप राष्ट्रवादी हैं, हम्म जिनमें धैर्य है नहीं, समझने की सोच किसी की है नहीं, समझना कोई चाहता नहीं, दिमाग कोई चलाता नहीं, केवल इधर से उधर बरसाती मेढक की तरह कूदते रहो, लोगों को भड़काते रहो। बिल्कुल वरना इसीलिए मैंने मैं कुछ ऐसा तो लिखता नहीं हूँ कि जो रॉकेट साइंस हो, केवल मुझी को पता हो। मैं अगर जो भी आपने मैं पढ़ते हैं मेरे चैनल पे, वो आप एक ठंडे दिमाग से सोची हुई नीति और रणनीति के बारे में ही तो पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। और और हमेशा जो है एक मैं ये झटके भी में नहीं किसी चीज को मैं देख ये लेना। भी नहीं कह रहा कि मेरे में राजनीतिक बहुत ज़्यादा समझ है, मुझसे ज़्यादा धुरंधर राजनीति के लोग तो कांग्रेस में वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं या बिल्कुल ठीक भाजपा बात। के नेता हैं, किसी भी और पार्टी के नेता हैं। मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, जो अपनी छोटी-सी सोच से सोच लेता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की। बेंगलोर पटना में पहली किस्त में जुटान हुई और उसके बाद बैंगलोर में जुटान हुई। वहां पर तो एक व्यक्ति का सपना उसी समय टूट गया था, नीतीश कुमार। उनको लगा था कि हमको कम से कम ये जो आई डॉट जो भी है, मुझे तो इंडिया स्पेल करने में भी इंडी मैं अलायंस बचना है, चाहता हूँ। इंडी भाई उसको इंडी अलायंस बोले, इंडी अलायंस। इंडिया अलायंस, चलिए ये अच्छी बात है, इंडिया अलायंस अगर बोला जाए तो, क्योंकि इंडी इंडिया अलायंस, शब्द कहना जी, इंडी अलायंस। इंडिया अलायंस हुँ। ठीक है। तो वहां पर नीतीश कुमार का तो सपना उसी समय टूट गया था, टूटते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनको तो ये था कि बस वहां से जब लौटेंगे तो संयोजक बन के लौटेंगे कम से कम। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि नहीं साहब, 11 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद वहीं अनाउंस हो गया था कि अगस्त में ही मिल लेंगे बम्बई में, मुंबई में। लेकिन इधर राहुल गांधी को सफलता मिल रही है, उनकी संसद में वापसी हो रही है, और उधर जो है यही नहीं तय हो पा रहा था कि ये इंडी अलायंस बैठेगा कब। बहरहाल अब तय हो गया है कि शायद 31 सितंबर, और उसके आगे अक्टूबर 1 अक्टूबर को वो बैठेंगे वहां पे बैंगलोर में, सॉरी मुंबई में। लेकिन
ममता बनर्जी राहुल गांधी को स्वीकार कर पाएंगी? तो ये जो अलायंस इनका बना हुआ है, ये आगे और कंसोलिडेट होगा, मजबूत होगा राहुल की एंट्री से, या ये अब बिखरना शुरू होगा? भाई साहब, बड़ी सीधी सी बात है। सबसे बड़ा दिल टूटा, और यह जो जिसकी प्लानिंग चौपट हुई पूरी 2024 की, वो ना नीतीश कुमार है, ना ममता दीदी है, ना उद्धव ठाकरे हैं, ना आपका अरविंद केजरीवाल है, ना शरद पवार। सबसे बड़ा सपना टूटा प्रियंका गांधी का। ठीक, अब उसके बाद इन लोगों की बात करते हैं। तो इन लोगों ने जो अपनी मीटिंग करी पटना में और फिर बैंगलोर में, तो इन्होंने मीटिंग के लिए दिल पे पत्थर रख के चढ़ाई करी थी चोटी पे, पहाड़ की चोटी पे, जहां इन्होंने मीटिंग करी है। अब चोटी से ऊपर तो जा नहीं सकते, अब तो नीचे ही आना है। अच्छा, ये इनका मैक्सिमम था बैंगलोर? इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा। अब मैंने क्या बोला आपको कि अब आप दिवाली के पटाखे इकट्ठे करने शुरू कर दो, बस रोज बजाने शुरू कर दो, दिवाली मनेगी। अगर किसी इंसान को ये लगता है कि 2024 में कांग्रेस सरकार में आ सकती है पावर में, तो मैं बड़ी विनम्रता से एक ही बात बोलूंगा, आपको राजनीति का ABCD भी पता नहीं है। 2024 मोदी जी वापस प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और पिछली 2019 से ज्यादा सीटें लेके 325 का आंकड़ा मैं दे रहा हूं आपको, और आज से नहीं दे रहा हूं, 5 साल से दे रहा हूं। मैं आज की बात नहीं करता, मैं आज नहीं लिखता हूं, मैंने 5 साल पहले या 2.5 साल पहले जो लिखा होगा उस पे मैं अमल कर रहा हूं। तो और ये कोई ऐसी चीज नहीं है अविनाश भाई जो मैं अपने घर बना के बोल रहा हूं, अपने मन से बोल रहा हूं। ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, मेरे फेसबुक पे, मेरे उस पे टेलीग्राम चैनल पे ये डॉक्यूमेंटेड है। तो वहां आप चेक कर सकते हैं। तो जितने आज ये एस्ट्रोलॉजर उठक उठक के इधर उधर से आके बता रहे हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, इनको चांद सितारे आज ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमें तो 2019 में दिख गए थे। अच्छा, लेकिन एक चीज ये बताइए, अगर राहुल गांधी के आने के बाद, वापसी के बाद, इतना प्रचंड आप जो है बिल्कुल विश्वास पैदा कर रहे हैं, और वो दिख भी रहा है जिस हिसाब से भाजपा के और एनडीए के खेमे में जो खुशी दिख रही है, तो फिर कांग्रेस के भीतर ये समझ क्यों नहीं बन पाई, सोनिया गांधी जी के अंदर ये समझ क्यों नहीं बन पाई कि भैया इनके वापस आने से नुकसान होएगा, तो लाओ प्रियंका को ही आगे बढ़ाएं? अविनाश भाई, पांडुपुत्र जो थे, महाभारत में पांडुपुत्र थे, सब एक से एक विद्वान लोग थे। ठीक है, धृतराष्ट्र भी कोई कम नहीं थे, पर विद्वान थे, लेकिन पुत्र मोह में अंधे हो गए थे। जैसे कि जो मैं हमेशा बोलता हूं कि भगवान कृष्ण जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में गीता का व्याख्यान किया अर्जुन को, तो उस वक्त गीता 3 लोगों ने सुनी थी। पहला अर्जुन ने भगवान कृष्ण के मुख से, दूसरा संजय ने दिव्य नेत्रों की मुख के माध्यम से, और संजय ने सुनाई थी धृतराष्ट्र को। अर्जुन ने उसका आचरण करा और महाभारत का युद्ध देखा, लेकिन धृतराष्ट्र उसको सुनने के बाद भी पुत्र मोह की पट्टी नहीं हटा पाए। तो हमारे जो ग्रंथ हैं वो बहुत कुछ सिखाते हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ एक चीज और देखी जाए, लोकसभा में जो दिल्ली वाला विधेयक था वो पास हो गया, राज्यसभा में अभी बहस चल रही है, जब तक हम ये बातचीत कर रहे हैं और जब तक ये दर्शक हमारी चर्चा देखेंगे, संभवतः वहां भी ये पास हो जाएगा। अमित शाह जी ने लोकसभा में जो एक बात कही थी कांग्रेस को, बड़े देखिए, अमित शाह जी की किसी बात को ऐसे छोड़ देना जो है वो कम से कम मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो बोलते बहुत लूज टॉक वो नहीं करते हैं। उन्होंने संसद में जिस तरीके से कहा कि सुन लीजिए कांग्रेस वालों, अगर आपको लगता है कि ये विधेयक पास होने के बाद
अरविंद केजरीवाल आपके I.N.Indi जो उनका अलायंस है उसमें बने रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और वो अब नहीं रहेंगे। अब साफ होते हुए दिख रहा है, जिसको आपने कहा कि अब वो चपरासी बन जाएंगे दिल्ली वाले। तो क्या ये उनकी बात, क्योंकि बिना प्लानिंग के या बिना किसी आकलन के कोई चुटकुला तो सुनाया नहीं होगा अमित शाह ने, वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस। तो क्या देख रहे हैं आप, सबसे पहला जो विकेट बाहर जाएगा इस इंडिया अलायंस से, वो कौन होगा? देखिए भाई साहब, 4-5 लोग हैं भारत के राजनीतिक पटल पे जो अपने शब्दों को बहुत तौल के बोलते हैं और बहुत रिसर्च के बाद बोलते हैं, और जब जरूरत होती है तभी बोलते हैं, किसी के कहने से नहीं बोलते। एक भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत की वित्त मंत्री, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और भारत की सेना के प्रमुख। इसके बाद अगर एक छोटा सा नाम अगर आप जोड़ना चाहते हैं, तो मैं कभी भी बिना मतलब के कुछ लिखता नहीं। जब अमित शाह ने बोला कि ये विधेयक पास होने के बाद ये भाग जाएंगे, ये चीज तो मैंने आपको 2 हफ्ते पहले बोली है, 2-3, जब बेंगलोर का हुआ था तभी मैंने लिख दिया था कि ये आदमी वहां केवल इसलिए बैठा है, इसका मकसद कुछ नहीं है, इसका ये कभी टीम में काम करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। ये आदमी टीम वर्क, देखो यही तो कॉर्पोरेट लेसन में सिखाता हूं जब मैं बात करता हूं, ये आदमी टीम वर्क के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। ये आदमी मैं से ऊपर उठ ही नहीं सकता। ये वहां आया था अपने विधेयक को के लिए समर्थन जुटाने, और जब विधेयक निकल जाएगा तो ये काय के लिए अपने उस वहां बैठ के अपने आप को डाइल्यूट करेगा, क्योंकि ये तो घोषित प्रधानमंत्री हैं भारत के। स्वयंभू नहीं कहेंगे? हाँ, स्वयंभू घोषित प्रधानमंत्री हैं आपियों के लिए, आपके लिए मेरे लिए नहीं है। लेकिन जो सिर फिरा युवा है उसके लिए तो ये स्वयंभू प्रधानमंत्री है। तो आपको लगता है कि ये ग्रुप में बैठ के कभी बात कर सकता है? ये आदमी ग्रुप में बैठ के बात करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। वरना सच बताएं, दिल्ली की सरकार कोई इतनी बड़ी सरकार नहीं है, बहुत सीमित काम है। और अगर मेरे जैसे एक तुच्छ इंसान को भी वहां चीफ मिनिस्टर के लिए बिठा दो, तो शीला दीक्षित जी से ज्यादा अच्छा नहीं तो कम से कम उनके बराबर का काम तो मैं अकेले कर दूं, और बिना लड़े, बिना गाली गलौज करे, और बिना सोशल मीडिया पे रोज आर करे हुए। तो ये तो भागने के लिए ही आया था। अगर मान लो ये विधेयक पास नहीं भी होता, अगर मान लीजिए, चलिए एक तरफ तो ये विधेयक पास हो जाएगा और ये भाग जाएंगे, मान लीजिए ये विधेयक पास नहीं होता, राज्यसभा में गिर जाता, तब क्या होता? तब ये स्वयं को प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर देते पूरे ग्रुप के आगे। तब ये ग्रुप में सबको बोलते कि भाई प्रधानमंत्री कैंडिडेट मैं हूं, आप सबको मुझे सपोर्ट करना है। और अगर वो लोग नहीं करते तो ये फिर भाग जाते। ठीक बात। ये जो आदमी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे 10 साल से बैठ के और बिना पोर्टफोलियो के बैठा हुआ है, उस आदमी से आपको उम्मीद लगती है कि वो टीम में काम करेगा? जो जिम्मेदारी नहीं लेता है, जिसने कभी आज तक राजनीतिक जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, ना अपने शब्दों के लिए, ना अपने व्याख्यान के लिए, ना अपनी बातों के लिए, ना अपने कार्य के लिए, कभी इसने जिम्मेदारी नहीं ली है। अच्छा गौरव जी, यहाँ पर एक चीज, बेंगलोर में आपने ध्यान दिया होगा कि पटना में जब मीटिंग हो रही थी तो वहां जो ममता बनर्जी हैं वो नहीं आई पटना, लेकिन बेंगलोर में वो पहुंची। हालांकि एक दिन पहले नहीं आई, उसके बाद खाने पे नहीं आई, उसके बाद पहुंची। उसको लेके बड़ी बातें हुई थी कि क्या है क्या नहीं है। बहरहाल उसके बाद बेंगलोर वो पहुंची। बेंगलोर जब पहुंची तो राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी वहां पे बेंगलोर पहुंची। अब सोनिया गांधी से तो एक बार रास्ता कायम हो सकता है ममता बनर्जी का, ऐसा समझ में आता है, समझा जाता है, लेकिन ये बात स्पष्ट तौर पर स्थापित है कि ममता बनर्जी
राहुल गांधी को कम से कम पसंद नहीं करती। तो भैया, अब ममता बनर्जी का क्या टेक होगा? पहली चीज, सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ बेंगलोर इसलिए नहीं गई थी कि वो पार्टी की मालकिन है। सोनिया गांधी इसलिए गई थी बताने कि इस गठबंधन का नेता मालकिन का बेटा ही होगा। हम्म। पहली मीटिंग में ममता बनर्जी नहीं आई थी क्योंकि नीतीश कुमार ड्राइव कर रहे थे और वहां ये था कि नीतीश कुमार अगर कैंडिडेट बनेंगे तो हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात में, बेंगलोर में ममता बनर्जी दूसरे दिन पहुंची थी और इस कंफर्मेशन होने के बाद पहुंची थी कि नीतीश कुमार को ना कोई कन्वीनर बनाया जाएगा, ना पद दिया जाएगा। हम्म। तो इन सब में तो आपस में ही लड़ाई चालू है अभी तो। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, इंतजार करो। जैसे दिवाली में वो जो पटाखे की लड़ी जलाते हैं ना, 50 बम वाली, 100 बम वाली और वो लंबी लंबे 1000 बम वाली, अभी हम्म। उसमें पतीला लगने वाला है, चिंगारी लगने वाली है। उसके बाद जो बम फटेंगे ना सारे डायरेक्शन में, वो राजनीतिक मजा अब लेने के दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इस राजनीतिक मजे में बहुत सारा नुकसान हो सकता है, बहुत सारी जानें भी जा सकती है। मेवात में हम्म। आपने देख लिया, नूर में आपने देख लिया। सावधान रहने की सबको जरूरत है, चाहे किसी भी समुदाय का हो, क्योंकि द ओनली वे टू डिस्ट्रॉय एंड डेवलप एंटी इनकम्पेंसी फॉर मोदी इज बाय वायलेंस। बिल्कुल ठीक बात है। और यहीं पर आपको ये भी ध्यान दिला दूं कि G20 का जो मेन इवेंट है वो भी संभावित है, और जो इनका मोडस ऑपरेंडी रहा है, जो इनका पूरा टूल किट का जो काम रहा है, वो हमेशा ऐसे किसी मौके पर भारी वितंडा और हिंसा तक, अब वो दिल्ली दंगे आपको सबको याद है। आपको 3 एग्जाम्पल देता हूं। 2014 के चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव हुआ था। आप मेरा मतलब, अब तो खैर ट्विटर पे है, लेकिन ट्विटर मेरे पास नहीं है, लेकिन पुराना जो हैंडल था, लेकिन मैंने तब लिखा था। और आपको याद होगा जब हरियाणा का इलेक्शन हुआ था, हरियाणा और महाराष्ट्र का एक साथ, तो भयंकर रूप से एलओसी पे फायरिंग हुई थी। और सारा विपक्ष ये कह रहा था कि मोदी हरियाणा में जाके स्पीच क्यों दे रहे हैं, जबकि मोदी को तो एलओसी पे फायरिंग जो हो रही है उस पे काम करना चाहिए। दूसरा, आपको ट्रंप के चुनाव के साथ याद होगा कि भारत में भी जब ट्रंप आए थे तो अनरेस्ट करने की कोशिश करी गई थी, ताकि ये दिखाने के लिए कि भारत डिस्टर्ब नेशन है। बिल्कुल। फ्रेंच के प्रेसिडेंट भारत आते हैं तब भी इस तरह का होता है। और अभी G20 क्यों को जब कश्मीर में हुआ था, तब बहुत कोशिश करी गई थी, इस पार से भी और उस पार से भी। इस पार तो दलाल बैठे हैं, उस पार के, कि G20 कश्मीर का डिस्टरप्ट हो जाए। और मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूं कि हमारी एजेंसियां, फौज इत्यादि कितनी मेहनत के साथ कश्मीर में चप्पे चप्पे पे काम कर रहे थे, ताकि एक भी गलती से कोई इवेंट ना हो जिसको ये लोग एम्पलीफाई कर सके। उनको ठीक बात। केवल एक इवेंट चाहिए था ताकि वो उसको एम्पलीफाई कर सके। और हमें ये ठीक बात। कोशिश करनी थी कि वो एक इवेंट भी ना हो पाए। और अब आप देख लो, सितंबर में G20 के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। भारत के नए बने हुए G20 के लिए जो भवन है उसमें होगी। और इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। चाहे वो मेवात हो, चाहे मणिपुर हो, कोई भी इवेंट एक कारण से नहीं होता, उसके पीछे कई कारण हो जाते हैं। और बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अब जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट को गलत शब्द बोलते हैं, जज को गलत शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं, ये वो लोग हैं जिनको आईपीसी और सीआरपीसी के बीच में फर्क नहीं पता है। वो बताते हैं कि जजमेंट कैसा आना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की न्यूट्रलिटी, जो कि चंद्रचूड़ के टाइम में, जस्टिस चंद्रचूड़ के टाइम में चल रही है, वो जो आगे जाके होगा वो होगा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। हम्म। जब तक आपके जुडिशरी व्यवस्था का न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा,
कि जब तक ये दुनिया में खबर नहीं फैलेगी कि आपकी जुडिशरी पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर काम नहीं करती है, एक इंडिपेंडेंट व्यवस्था है, तब तक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भारत नहीं हो सकता। और जब तक भारत इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर या जुडिशरी के लेवल पे उस लेवल पे नहीं आएगा, तब तक भारत की विश्व गुरु की परिभाषा सार्थक नहीं हो पाएगी। क्योंकि बिल्कुल ठीक गुरु बात। वो भी होता है, केवल गुरु टेक्नोलॉजी में नहीं होता, गुरु वो भी होता है जो दो लोगों के बीच की बात सुन के एक निष्पक्ष जजमेंट दे, किसी भी ग्रुप के साइड बिना लिए हुए निष्पक्ष जजमेंट दे। तो अब मैंने अभी शब्द इस्तेमाल करा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जितने लोग जजेस पे और कोर्ट पे उंगली उठाते हैं और कोर्ट को कोठा और पता नहीं क्या-क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको ये पता ही नहीं होगा कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर होती क्या चीज़ भला है हम्म। और उसकी पावर क्या होती है। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा गौरव जी, अब आपने एक बड़ा जिसको कहते हैं ना कि इतने सारे बड़े क्लियर डॉट्स आपने खींच के रख दिए कि अब अगर एक डॉट से दूसरे डॉट का सफर और दूसरे से तीसरे का सफर पूरा किया जाए तो ये पूरी कहानी बिल्कुल सामने आ जाती है। और आपने दिवाली के जिन पटाखों की बात की, उन पटाखों को तो तुरंत आदमी इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि कई दर्शक को निकल जाना चाहिए खरीदने या अविनाश जुटाना भाई शुरू कर देना चाहिए। अविनाश भाई, किताब लिखना मुझे आता नहीं है। मैं कोई बहुत बड़ा राइटर वाइटर हूँ नहीं। ना इंग्लिश आती है मेरे को ढंग से लिखनी, ना हिंदी आती है मुझे ढंग से लिखनी। लेकिन अगर कहीं मैं राइटर होता, इंग्लिश या हिंदी किसी भी एक में, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 2024 के बाद मेरी किताब आती और वो दुनिया की बेस्ट सेलर होती। आपने हालाँकि ये बड़ा बेजा बात आपने कही कि आपको किताब लिखने नहीं आती, लेकिन किताब लिखने कितनी आती है, कितनी नहीं आती है, वो कम से कम मैं जानता हूँ। लेकिन आपको 2 लाइनों के बीच में जो ऐसी लिखावट है जो लिखी नहीं होती है, जिनको कहते हैं ना कि बिटवीन द लाइन्स, तो उसके तो खैर आप माहिर हैं और विशेष तौर पर राजनीति में। गौरव जी, अब अगर चलते-चलते मैं आपसे यह कहूँ कि एनडीए के सामने आई डॉट, मैं उसको इंडिया बोल नहीं सकता, इंडिक अलायंस आपने अगर कहा है तो चलिए इंडिया अलायंस ही हम कहते हैं। क्या 2024 2019 में कुछ जोड़ के एनडीए को देगा, जिसका आप साफ साफ देख पा रहे हैं? पहली तो ये। दूसरी बात, क्या एनडीए के सामने 2024 के चुनावी मैदान में विपक्ष का कोई गठबंधन हो भी पाएगा? अविनाश भाई, जो गांव है ना भारत के, आज भी इस 21वीं शताब्दी में भी भारत के गांव में लॉयल्टी नाम की बहुत अच्छी चीज है, जो कि हमारे शहरों में खत्म हो चुकी है। क्योंकि हम तो वो लोग हैं शहर के जो प्याज टमाटर पे बिक जाते हैं। लॉयल्टी क्या चीज होती है? आपने सुना होगा भारत सरकार का जल जीवन मिशन है। बिल्कुल। 70% पानी पहुंच चुका है जिसके घर, और वो शहर में नहीं, वो गांव में। गांव में। तो जिसके घर में पानी पहुंचा है वो किसको वोट देगा? 2024 नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे, ये मैं शपथ पत्र पे हाथ रख के कह रहा हूं। और कोई अलायंस बनेगा नहीं। देखिए, कोई भी अलायंस बनता है तो तब बनता है जब गेम के डिक्लेरेशन पहले से हो, गेम के डिक्लेरेशन से पहले। राजनीतिक रूप से भारत की राजनीति में अगर कोई अलायंस कभी सक्सेसफुल होगा भाजपा के अगेंस्ट, वो तभी होगा जब वो 5 साल लग के काम करेगा। यानी अगर ये अलायंस 2024 के लिए बन रहा है, इस अलायंस को बनना चाहिए था 2019 में, और 2029 के चुनाव के लिए अलायंस बनना चाहिए 2024 में। चुनाव से 8 महीने पहले अलायंस नहीं बनता है। ठीक बात है।
आपने जो कहा ना कि चुनाव के 8 महीने पहले कोई अलायंस नहीं बनता, तो वो बात यहाँ समझ में आती है कि यहाँ नेता तो मिल जाते हैं, लेकिन फिर वो मतदाता जो होता है वो नहीं मिल सकता। और ये कई बार देखा गया है, बहुत बार गठबंधनों के साथ देखा गया है। चाहे वो राज्यों को चुनाव में, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एसपी और बीएसपी मिल गए लेकिन वोटर नहीं मिला। ऐसे ही आप देख लीजिए तो तमाम जगह ऐसा हुआ है। तो शायद नेता तो मिल जाए, वो चेहरे जो एनडीए से डरे हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल के बाद जो है अपने अस्तित्व की तरफ देख रहे हैं, वो नेता तो इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे मतदाता इकट्ठा होगा, ये सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, यानी भाजपाइयों को बधाई देनी चाहिए उनके धीरज के लिए कि उनके पास इतनी बड़ी खुशी आई है राहुल गांधी जी के रूप में, उनके स्टार प्रचारक के रूप में, और वो बड़े अनुशासित और बड़े संयत दिख रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई इस तरह का मतलब पटाखे-वटाखे नहीं फोड़ने शुरू किए। अनुशासन तो संघ की पहली नींव होती है। तो भाजपा के लोग हों, हम जैसे लोग हों, अनुशासन तो हमारे रगों में है। भगवान श्री राम को ना राज तिलक की उत्सुकता थी, न वन जाने की विचलितता थी। तो हम बिल्कुल। तो श्री राम के वंशज हैं। हमें ना खुशी में मेढक की तरह हम उछलते हैं और ना क्राइसिस में हम एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं और मेढक की तरह उछलते हैं। बिल्कुल हम सही बात। संयम से चलते हैं। शेर कभी उछल के और दहाड़ के शिकार नहीं करता है। ठीक बात है। और अब जब 2024 का मैदान बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, तो ये 2024 का वो चुनाव होगा जब अयोध्या में श्री राम लला का विशाल मंदिर भी देश के सामने होगा, विश्व के सामने होगा। गौरव जी, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, और सिर्फ समय ही नहीं दिया, आप जिस तरीके से विषय को पूरा फेंट देते हैं ना, फेंटने के बाद कुछ बचता नहीं है, फिर तो आदमी छाछ भरे और उसको पीता रहे। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि गौरव प्रधान जी से आज की ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आइए गौरव प्रधान जी को देते हैं अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद गौरव जी। और धन्यवाद दर्शकों, भाई। आप सभी को फिर मिलेंगे। जी, जी बिल्कुल। और दर्शकों, इसी के साथ आपसे लेते हैं आज के लिए आज्ञा।